नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं जो इसरो का जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसी का एक पार्ट है जो मैंने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया था और अब पार्ट सेकंड जो अपलोड करने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। जो 20 क्वेश्चन हो गए थे अपने पार्ट फर्स्ट में, जो 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 21वें क्वेश्चन की बात। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्सी। अब स्टेटस इपिलेप्सी के ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है तो इसके अंदर डायजिपाम इसका डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस, डायजिपाम इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के रिलेटेड फैक्ट अपन बात करते हैं कि जैसे लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन क्या होता है? लेमोट्राइजिन भी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है, जो एंटी सीजर, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं। तो लेमोट्राइजिन में क्या होता है? फिनाइल ट्राइजिन होता है, 1 to 4 ट्राइजिन रिंग होती है इसके अंदर। और जिसका मोस्ट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका साइड इफेक्ट होता है जो डिप्लोपिया, जो डबल विजन जिसको बोलते हैं, वो डिप्लोपिया इसका साइड इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं अपन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स जो क्या होती है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग क्या होती है? जो सेरिब्रल जो एरिया होता है उसमें इसकी एक्टिविटी को जो कम ज़्यादा कर देती है, मतलब सेरिब्रल डिसअरिथमिया ही को बोलते हैं एंटी इपिलेप्टिक जिसको बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें अंदर डायजिपाम की। डायजिपाम जो होता है वो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। डायजिपाम जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज़ किया जाता है, एंटी एंजाइटी में यूज़ किया जाता है और एसएमआर में यूज़ किया जाता है। अपन इसको जैसे बता सकते हैं कि एसी और जीएएस से याद कर सकते हैं इसको अंदर। तो एंटी कन्वल्सेंट में डायजिपाम किया जाता है यूज, और जनरल एनेस्थेटिक्स में और एंजाइटी में और एसएमआर, एस से हो गया एसएमआर, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में यूज कर सकते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं कि जो ये डायजिपाम होता है, डायजिपाम दो अब स्टेटस इपिलेप्सी में यूज किया जाता है, टोनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में यूज किया जाता है डायजिपाम, टोनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिक्स में। अब इसी के अंदर पर बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो टोपिरामेट, जो ऑप्शन है टोपिरामेट, सी ऑप्शन। तो टोपिरामेट के बारे में अपन बात करते हैं कि जो ये होता है, ये टोपिरामेट, इसमें देखो फीलिंग आ रही है टोपिरामेट, ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकिंग होता है, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और ये ओरली दिया जाता है। और ये क्या करता है? ग्लूटामेट को ऐसे, टोपिरामेट को ऐसे याद कर सकते हैं टोपी, मतलब इसमें दो की फीलिंग आ रही है, टोपी, तो इसको याद कर सकते हैं सोडियम एंड कैल्शियम ब्लॉकिंग, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर के अंदर सोडियम और कैल्शियम को ब्लॉक करता है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसका पहले डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनोलोल, जो बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकिंग रिसेप्टर होता है, जो ये प्रोपेनोल आ गया इसका आंसर। अब अपन बात करते हैं कि जो बीटा 1 और बीटा 2 जो प्रोपेनोल में होता है, तो बीटा 1 तो होता है सेलेक्टिव और बीटा 2 होता है जो नॉन सेलेक्टिव होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि टीमोलोल जो इसमें अपन बात करते हैं तो ग्लूकोमा में यूज करते हैं टीमोलोल को, सभी को पता है टीमोलोल ग्लूकोमा में यूज करते हैं। और एटिनोलोल AMBE से याद कर सकते हैं, एटिनोलोल, मेटप्रोलोल, ब्यूटोक्सालोल और एस्मोलोल। तो ये सारे ड्रग है जो बीटा 1 ब्लॉकर में आती है, ये बीटा 1 ब्लॉकर सारी बीटा 1 ब्लॉकर है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और जो इसमें एस्मोलोल है, एस्मोलोल एस से ही आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग होती है वो एस्मोलोल ड्रग आती है। अब इसी के अंदर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 23वां क्वेश्चन, जो वन ऑफ द ड्रग इज एन ओड इन द टर्म्स ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव। अब ये ओड पूछ रहा है अपन इसमें से असंगत कौन सा है? ओड मतलब होता है असंगत, जो विषम बोलते हैं उसको। और इसके अंदर पूछता है डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल और इथाइलिन स्ट्राडायोल और मेस्ट्राडायोल। अब इन तीनों में ऐसे फीलिंग आ रही है डाई इथाइल स्ट्राडायोल, एस्टेरोन, तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं तीनों। और टेमोक्सिफेन होता है, जो टेमोक्सिफेन एक हार्मोन होता है, एक टेमोक्सिफेन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करता है, जो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी इसमें कंटेन करता है ये। और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? ये टेमोक्सिफेन के अलावा ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, और टेमोक्सिफेन एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, तो ये इसका अंदर कोड हो गया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, मिथाइल ईथर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन इज। मिथाइल ईथर की बात हो रही है।
तो मिथाइल ईथर इथ्रोमाइसिन, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कैलिथ्रोमाइसिन इसमें आंसर हो जाएगा, कैलिथ्रोमाइसिन। अब ये जो ये रिंग वेस्ट पे क्वेश्चन होता है, जो काफ़ी जो IUPAC नाम वगैरह होते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक दो अपन छोड़ भी सकते हैं। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसी के अंदर जैसे कैलिथ्रोमाइसिन वगैरह होता है, जो इरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में यूज होता है, तो कैलिथ्रोमाइसिन होता है एसिड स्टेबल एंटीबायोटिक होती है, एसिड स्टेबल होती है। इसी जो 6 नंबर का कार्बन होता है उसके अंदर मिथोक्सी ग्रुप ऐड होता है, तो इसीलिए ये होता है, जब 6 नंबर के कार्बन पे मिथोक्सी ग्रुप होता है तो एसिड स्टेबल होती है, अगर नहीं होता तो एसिड अनस्टेबल होती है। एसिड स्टेबल मतलब अपन इसको GIT के थ्रू अपन स्टोमक में यूज कर सकते हैं, मतलब ओरली यूज कर सकते हैं इसको। तो इसी के अंदर मतलब ये अल्सर वगैरह जो होते हैं, तो जो अल्सर ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, कैलिथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 से, हाउ मैनी ऑफ ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजोल्व इन 1000 ml डिस्टिल वाटर टू बी प्रिपेयर। 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी होती है वेट इन ग्राम्स अपॉन कितने ml में डिजोल्व करना है, वो मतलब जो NaOH का जो होता है मोलिकुलर वेट जो इसका होता है 40 होता है, तो 40 ग्राम को अपन 1000 ml वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे, तब ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है। तो अपन पूछ रहा है यहाँ 2 नॉर्मल की। जैसे अपन बात करते हैं 40 NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है तो 40 होता है, तो 40 को अगर अपन 1000 ml में डिजोल्व करेंगे तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है। तो ये पूछा है 2 नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, तो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन के 40 × 2 हो गया तो 80, तो इसका हो गया 80। तो इसका आंसर आए ऑप्शन में देखेंगे अपन 80 जो आंसर आ रहा है, तो इसका 80 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स विच इंक्रीज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इन कार्ड। रेस्पिरेटरी फ्लूइड मतलब रेस्पिरेटरी फ्लूइड को इंक्रीज करता है, तो एक्सपेक्टोरेंट आ गया। तो एक्सपेक्टोरेंट का क्या काम होता है, टू एक्सपेल आउट द कफ फ्रॉम द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर जो कफ होता है उसको एक्सपेल आउट करता है, बाहर फेंकता है। तो एक्सपेक्टोरेंट का जिसका अपन एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड इसका एग्जाम्पल हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल हो गया इसका, और एक होता है गुआनोफेनिशिन इसका एग्जाम्पल हो गया। म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोल सकते हैं, म्यूको मतलब होता है म्यूकस, काइनेटिक मतलब होता है उसको तोड़ता है, म्यूको डिवाइडेड करता है, लाइसिस करता है, तो म्यूकोलाइसिस इसको बोल सकते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग्स। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए कार्बोसिस्टीन, मिथाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन। जो एसिटाइल सिस्टीन जो आया है, जो अभी एग्जाम जो 2018 में CGHS में एग्जाम हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यूकोलाइटिक एग्जाम्पल क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट का, तो उसमें डायरेक्ट आंसर था कार्बोसिस्टीन, मतलब सिस्टीन डेरिवेटिव था, तो सिस्टीन डेरिवेटिव उसका आंसर हो जाएगा। तो अपन ऐसे याद सकते हैं, और उसके अंदर ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल वगैरह भी म्यूकोकाइनेटिक्स से एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिंक टेस्ट की। लिंक टेस्ट क्या होता है, ये ग्लिसरीन, ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, और ग्लिसरीन और सुक्रोज के कॉम्बिनेशन में जो लिंक टेस्ट बनता है, ये क्या करता है, थ्रोट के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको डिमोल्सेंट इफेक्ट देता है, मतलब इसको कूलिंग करवाता है, मतलब इसको इरिटेशन वगैरह से बचाता है, तो इसका यही यूज हो गया। अब इसी के अंदर बात करते हैं लग्जेटिव की। लग्जेटिव क्या करता है, बल्क लग्जेटिव, उसका एग्जाम्पल बल्क लग्जेटिव इसबगोल बल्क लग्जेटिव का एग्जाम्पल हो गया। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर क्वेश्चन की, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम द स्टेराइल, मतलब स्टेराइल डिस्टिल वाटर से वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे अलग है। तो इसके अंदर क्या होता है, पायरोजन नहीं होती है इसके अंदर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में, ये पायरोजन फ्री रहता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, तो इसका ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसी के अपन स्यूटिक्स पार्ट की अपन बात करते हैं कि वाटर फॉर इंजेक्शन को क्या करते हैं, 80 डिग्री वाटर फॉर इंजेक्शन WFI जिसको बोलते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन को 80 डिग्री टेम्परेचर पर अपन स्टोर कर सकते हैं, और इसका जो क्या सॉलिड कंटेंट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स कंटेंट होता है, तो इसका होता है सॉलिड पार्टिकल कंटेंट इसका होता है, अपने वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो इसका होता है 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन, जो 10 ppm होता है। और इसी के अंदर अपन बात करें सॉलिड वाटर फॉर इंजेक्शन की इसी के अंदर बात करें सॉलिड वाटर फॉर इंजेक्शन की, तो इसके अंदर होता है 20 से 40। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्यूटिक्स पार्ट से रिलेटेड, 20 से 40 ppm, और ये फ्री फ्रॉम पायरोजन होता है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसी के ऑप्शंस की बात करते हैं अपन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई जो आइस होती है, मतलब सूखी जो बर्फ़ होती है, तो उसके अंदर जो ड्राई आइस होती है उसके अंदर
कार्बन ड्राई आइस होती है, उसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो लेह और लद्दाख में जो बर्फ़ होती है सूखी, उसको जानवर वगैरह भी खाते हैं, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होती है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। अब इसी के अंदर बात करते हैं प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव जो पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, मर्क्यूरियल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं अपन, जो वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, मतलब वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, तो ये दो टाइप के होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल में हो गया तो वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल मतलब हो गया ऑयली सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में हो गया इसका एग्जांपल जैसे सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, और एक हो गया विटामिन सी, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, और हो गया एक विटामिन सी। तो एक विटामिन सी भी इसका एग्जांपल है। अब इसी के अंदर बात करते हैं अपन ऑयली एंटीऑक्सीडेंट की। ऑयली एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल, ऑयली एंटीऑक्सीडेंट में हो गया जैसे विटामिन, इसमें तो विटामिन सी हो गया, इसमें विटामिन ई जिसको टोकोफिरोल बोलते हैं, और इसके अंदर सॉरी हाँ, तो अपन बात कर रहे थे वाटर फॉर इंजेक्शन वगैरह की। तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है, जो 80 डिग्री स्टोरेज टेम्परेचर होता है, जो सॉलिड कंटेंट होता है इसकी 10 ppm होता है। और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में जो होता है, जो 20 से 40 ppm जो सॉलिड कंटेंट होता है। अब इसी के अंदर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपन बात कर रहे थे इसी एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऑयल सोल्यूबल में विटामिन ई और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, जो ब्यूटाइल, एक तो हो गया वाटर सोल्यूबल और एक हो गया ऑयल सोल्यूबल। तो ऑयल सोल्यूबल में हो गया एक तो विटामिन ई हो गई, और इसके अंदर हो गई विटामिन सी वाटर सोल्यूबल में। और इसी के अंदर हो गया अपने सोडियम बाइसल्फेट, और इसके सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये हो गया वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल। और इसी के अंदर जो डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो ऑयल सोल्यूबल का एग्जांपल हो गया वो विटामिन ई हो गई, और BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT और BHA, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके एग्जांपल हो गए। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। 28वां क्वेश्चन जहाँ बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑफ द पाथ ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथ होता है उस ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये अपन बना लेते हैं। ये तो राइट हो गया, और ये हो गया लेफ्ट हो गया। तो सबसे पहले ऊपर आर्टरियम आता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन जो सही है उस ऑप्शन की बात करते हैं अपन। जो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, तो इसमें सबसे पहले अपन जो बॉडी से जो ब्लड आता है, तो बॉडी से जो ब्लड आता है वेन के थ्रू आता है राइट आर्टरियम में। तो सबसे पहले आ गया राइट आर्टरियम, जो यहाँ पे शो कर रहा है राइट आर्टरियम। और फिर राइट आर्टरियम से ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेन हो गया, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, मतलब ऊपर और नीचे के दोनों सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से ये आ गया यहाँ पे ब्लड। तो ये जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब माइनस ऑक्सीजन नहीं होती इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड जिसको बोलते हैं। ये आर्टरियम से चला गया वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, तो ये आगे आता है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, तो ये आ गया सेकंड में राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से जाता है फिर लंग्स के अंदर, जो अपने लंग्स होते हैं लंग्स के अंदर जाता है। तो लंग्स के अंदर जाता है, और फिर लंग्स से आता है राइट लेफ्ट आर्टरियम में, तो ये आ गया लेफ्ट लंग्स के अंदर आ गया, लंग्स से आ गया लेफ्ट आर्टरियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, जो आर्टरी के थ्रू जाता है। ये हार्ट में जो किस्म पूछा जाता है, ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो प्योर ब्लड है, तो आर्टरी के थ्रू किस अपने कोस्ट, मतलब जो किस वॉल के अंदर से आता है। तो ये हो गया, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू आता है ये अपने बॉडी के अंदर। और जो लंग्स से जो डायरेक्ट ब्लड फिल होता है ये होता है लेफ्ट आर्टरी में, तो ये होते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी वेन जो होती है ब्लड को लेके जाती है, लेकिन ये ब्लड लेके आ रही है, तो ये हो गया पल्मोनरी वेन। और इधर बात करते हैं अपन, ये अपने राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के अंदर थ्रू जाता है, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये अपने को याद रखना है। और ये यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके
ये अपने लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग। एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में क्या नहीं लिया जाता, तो अपन डायरेक्ट देखेंगे कि एल्कोहल पॉइजनिंग है तो डाइसल्फिराम लगाएंगे, लेकिन ये डाइसल्फिराम लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डाइसल्फिराम जो होता है एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये डाइसल्फिराम होता है वो क्रोनिक एल्कोहल एवर्जन में दिया जाता है। मतलब जो क्रोनिक एल्कोहल जो लॉन्ग टाइम से जो एल्कोहल पी रहा है, ले रहा है, टेक कर रहा है, तो उसमें दिया जाता है डाइसल्फिराम, उसके एवर्जन को रोकने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा डाइसल्फिराम। अब इसी में बात करते हैं एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग में जो अपन बात करेंगे, जैसे एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग में क्या क्या दिया जाता है, तो इसके अंदर विटामिन और जो विटामिन जैसे विटामिन दिए जाते हैं और फ्लूइड दिया जाता है, मतलब विटामिन और फ्लूइड्स का इंटेक करते हैं पेशेंट्स को, तो ये एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट करता है। जो डाइसल्फिराम होता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म में दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्रोनिक एल्कोहलिज्म को। और जो मेन अब इसी के अंदर जैसे एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग में होता क्या है, मेनली जैसे मिथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, जो मिथाइल एल्कोहल होता है, ये मिथाइल एल्कोहल जो होता है तो यही तो अपने एल्कोहल पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो एल्कोहल पॉइजनिंग का मिथाइल एल्कोहल का इसी का एंटीडोट है, एक होता है फोमीपिजोल, ये एक एंटीडोट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथाइल एल्कोहल मतलब एल्कोहल का एंटीडोट क्या है, फोमीपिजोल इसका करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें ये अपन कर देंगे आंसर। तो इसका आंसर हो गया डाइसल्फिराम, जो कि एक क्रोनिक एल्कोहल एवर्जन में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग में नहीं जाएगा, तो यही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो जो दिया जाता है वो क्रोनिक में दिया जाता है। बस ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब अपन स्टेप्स की बात करते हैं कि ये जो एल्कोहल वगैरह होता है, तो ये सबसे पहले इथाइल एल्कोहल अपन लेते हैं, तो इथाइल एल्कोहल से बनता है एल्कोहल आ रहा है, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बनता है एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, एसिटिक एल्डिहाइड से बनता है फिर डायरेक्ट एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। और इसके अंदर जो एंजाइम होता है तो एसिटिक एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, और यहाँ होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है उसी को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है उसी को ब्लॉक करते हैं डाइसल्फिराम मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ये सब इसी को ब्लॉक करते हैं। तो इससे ब्लॉक करने से एसिटाल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो वोमिटिंग वगैरह नोजिया वगैरह हो जाएगी पेशेंट को। तो ये क्रोनिक एल्कोहल एवर्जन में दिया जाता है, तो एल्कोहल का इंटेक नहीं करेगा, तो इसका ये डायरेक्ट आंसर बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एट्रोपिन क्या होता है। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक जैसे एंटीकोलिनर्जिक में एल्कोलोइडल ड्रग होती है। जो एल्कोलोइडल ड्रग होती है एक तो निकोटोनिक होती है, एक होती है मस्केरेनिक। तो ये सारी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो कोलिनर्जिक ड्रग है। तो इसमें ऑप्शन में देखा है मस्केरेनिक एगोनिस्ट मतलब इसका मस्केरिन लेवल को बढ़ा देती है, तो मतलब ये तो कोलिनर्जिक ड्रग होगी, एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है, तो होगी कोलिनर्जिक ड्रग। तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें, मस्केरिनिक एंटागोनिस्ट मतलब मस्केरिन के ऑप्शन को कम कर देती है, एंटागोनिस्ट इसके एक्शन को कम कर देती है, तो ये हो गया एंटीकोलिनर्जिक। तो इसका ये सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब निकोटोनिक एगोनिस्ट, अब इसमें निकोटोनिक होता है, तो ये क्या होता है, एड्रेजेनिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर, एड्रेजेनिक जो थोड़ी बहुत एड्रेजेनिक एक्टिविटी होती है, और निकोटोनिक एंटागोनिस्ट एंटा एड्रेजेनिक होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो एक और पार्ट इसरो के लिए डाला गया है उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ गलत बता दिया हो तो कमेंट करें। सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।